नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका हिंदी का शिक्षक ऋषि द्विवेदी और आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश के नंबर 1 विश्वसनीय चैनल यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम पर। आज हम पढ़ने वाले हैं अनिवार्य संस्कृत का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जातक कथा। मैं आपको बताऊंगा कि जातक कथा शब्द की ओरिजिन क्या है, कहां से यह शब्द पैदा होता है, और साथ ही हम जानेंगे एक कहानी कैसे कौवा और उल्लू आपस में दुश्मन बन गए और आदिकाल से आज तक दुश्मन ही हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे इस कहानी में कि मोर के नाचने से उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, कैसे शर्मिंदगी हुई, और साथ ही यह कि हंस की बेटी का विवाह कैसे हुआ। ऐसा लगता है कि हम लोग किसी चिड़ियाघर में घूमने वाले हैं, पक्षियों जानवरों के बारे में जानने वाले हैं, उनकी कहानियों को संस्कृत में समझने वाले हैं। हमारे यहां संस्कृत में शुरू से बच्चों के लिए या हर स्तर के लोगों के लिए कहानियां लिखी जाती रही हैं। जातक कथा एक ऐसा संग्रह है जो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को संग्रहित करता है। मतलब भगवान बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं वो लिखकर जब एक जगह इकट्ठी की गई तो उसे कहा गया जातक कथा। उसी में कुछ कहानियां बच्चों के लिए हैं, कुछ मध्य वर्ग के लिए हैं यानी युवाओं के लिए हैं, और कुछ हैं वृद्धों के लिए। हर स्तर की कहानियां हर स्तर के लिए मनोरंजन के साथ कुछ शिक्षा देने के लिए, यानी आप जहां पर हो, जिस भी स्थिति में हो, वहां पर आपको कैसा आचरण करना है। व्यक्ति का आचरण ही तो उसे प्रदर्शित करता है। एक शेर है कि कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, यह सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो आज हम वो सलीका समझेंगे, वो व्यवस्था समझेंगे कि कैसे न केवल मनुष्यों में, पक्षियों में भी एक नैतिक और एक अच्छे वातावरण, एक अच्छे समाज के निर्माण हेतु विभिन्न बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे दो भाग में यह कहानी है जातक कथा वाली आपके पाठ अनिवार्य संस्कृत में। पहली है उलूक जातक, जिसमें हम समझेंगे कैसे कौवा और उल्लू आजीवन शत्रुता को लेकर आज तक जी रहे हैं। आज भी वो चीज वैसे ही प्रारंभ है, जैसा शुरू हुआ था वैसा आज चल रहा है। तो पहला जो भाग है वह उलूक जातक का है। कहते हैं कि अतीते प्रथम कल्पे, अतीते प्राचीन काल में, सप्तमी एक वचन, प्रथम कल्पे प्रथम कल्प में यानी प्रारंभिक युग में, यहां भी सप्तमी एक वचन, जनाह लोग एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व कार्य पूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन। प्राचीन काल में प्रथम चरण में एक विद्वान, सुंदर, सौभाग्यशाली और सर्वगुण संपन्न पुरुष को राजा बनाया। कहा जाता है जिस समाज के पास एक नेतृत्वकर्ता न हो वह समाज अराजक हो जाता है। ये अराजक शब्द आया कहां से? राजा के न होने से। आपको पता है किसी शब्द के पहले अ उपसर्ग लग जाए तो उसका विलोम हो जाता है। तो राज, अराज, तो अराज शब्द अराजक होने के अर्थ में आया। यानी कहीं यदि राजा नहीं है, यदि नेतृत्वकर्ता नहीं है, लोकतंत्र में कह लीजिए तो यदि नेता नहीं है, राजतंत्र में कह लीजिए तो राजा नहीं है, तो वह समाज अराजक हो जाता है। उसके पास मार्ग पर आगे चलने के लिए कोई नेतृत्वकर्ता अवश्य होना चाहिए। तो प्राचीन काल में लोगों ने इकट्ठा होकर एक सुंदर, विद्वान, सर्वगुण संपन्न, सौभाग्यशाली व्यक्ति को राजा बना दिया। उसके बाद क्या हुआ? चतुष्पदा, चार पैरों पर चढ़ने वाले, अपि भी सन्निपत्य, इकट्ठा होकर एक सिंहम राजानम अकुर्वन, एक सिंह को उन्होंने राजा बना दिया। क्या किया? एक सिंह को राजा बना दिया। आज भी ये बात जन प्रचलित है कि जंगल का राजा कौन है? कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। साथ ही कहानी का तो आनंद आप ले ही रहे हैं, आपके सभी सहपाठियों या जो भी, क्योंकि देखिए जातक कथा पाठ की या कक्षा की मोहताज नहीं है, सभी पूरे भारतवर्ष को इसे पढ़ना चाहिए। संस्कृत विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा वर्तते, यह विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। हम लोग संस्कृत सप्ताह के अंतर्गत इस पाठ को पढ़ रहे हैं, तो आप सभी लोग इसे सभी संस्कृत के प्रेमियों को शेयर कीजिए, अपने सभी सहपाठियों को शेयर कीजिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे और शेयर तो करेंगे ही। तो क्या कहा कि सन्निपत्य, इकट्ठा होकर एक सिंहम राजानम अकुर्वन, एक सिंह को राजा बना दिया। किसने? चतुष्पदों ने भी, चार पैरों से चलने वालों ने भी। ततः शकुनि गणाः, उसके बाद पक्षियों ने,
हिमवत प्रदेश है, हिमालय प्रदेश में, हिम मतलब बर्फ, बर्फ के प्रदेश में, तो बर्फ का सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है? हिमालय। हिमालय प्रदेशे, फिर से शब्द आया प्रदेशे, सप्तमी एक वचन, एकस्मिन पाषाणे सन्निपत्य, एक पत्थर पर इकट्ठा होकर, मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च, एक चट्टान पर इकट्ठा हुए हिमालय प्रदेश में और दुखी होकर कहा कि भैया मनुष्यों के पास भी राजा है, चार पैर से चलने वालों के पास भी राजा है, हम क्या कर रहे हैं? उनके यहां क्या है कि चट्टान पर एकत्रित होकर पक्षीगणों ने कहा मनुष्यों में राजा जाना जाता है और चौपायों में भी सिंह राजा है, ठीक है। अस्माकम पुरंतरे राजा नास्ति, लेकिन हमारे बीच कोई राजा नहीं है। अब राजा नहीं होगा तो माहौल अराजक हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। एक नेतृत्व तो होना चाहिए ना, एक दिशा दिखाने वाला व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर आपका संस्कृत लिखा हुआ है, इसके बाद हिंदी लिखी हुई है, कठिन शब्दों के अर्थ मैं बता रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिए। यदि आपको कठिन लगते हैं तो वैसे यकीन से बताऊं आपको, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पहली बात कुछ कठिन नहीं लगेगा। दूसरी बात, संस्कृत में कोई शब्द कठिन नहीं है। जब कोई भाषा इतनी वैज्ञानिक हो कि वह अपने संप्रेषण में जो कहा जाए वही सुना जाए पर आधारित हो जाती है, तो शब्दों और अर्थों में बहुत विभेद नहीं रह जाता। ध्यान से सुनेंगे सब समझ में आएगा। और सेशन को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये तो बिल्कुल एक सामान्य परंपरा की बात है, तो करते रहिए। चलिए, तो अस्माकम पुरंतरे राजा नास्ति, हमारे बीच कोई राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, बिना राजा के रहना उचित नहीं है, माहौल अराजक हो जाएगा, जिसका जो मन आए वो करेगा, कोई दबाव नहीं रहेगा, शासन सत्ता का प्रेशर नहीं रहेगा, सब अपने मन का काम करेंगे, ठीक है। एको राजस्थाने स्थापितव्य, तो उन्होंने कहा कि अराजको वासो नाम न वर्तते, अराजक रहना उचित नहीं है, बिना राजा के रहना उचित नहीं है। ऐसा सोचकर उन्होंने कहा हमें भी एक राजा को राजा के पद पर बिठाना चाहिए, एक व्यक्ति को राजा के पद पे, एक पक्षी को, व्यक्ति नहीं पक्षी को। वैसे व्यक्ति शब्द पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पेड़ सब के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी दिन मैं आपको व्यक्ति शब्द की उत्पत्ति और व्यक्ति शब्द के अर्थ के बारे में बताऊंगा, तब आप इस बात को गहरे से समझेंगे। बहुत सुंदर शब्द है, ठीक है। अराजको वासो नाम न वर्तते, अराजक रहना उचित नहीं है, यानी बिना राजा के रहना उचित नहीं है। एको राजस्थाने स्थापितव्य, एक पक्षी को राजा के स्थान पे स्थापित करते हैं, बिठाना चाहिए। इति ऐसा कहा, इति उक्तवन्तः ऐसा कहा, अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः, परस्परम एक दूसरे को अवलोकयन्तः देखा। इसके बाद उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को देखा, एक दूसरे पर दृष्टि डाली। एकम उलूकम दृष्ट्वा, एक एकम उलूकम, उलूकम संस्कृत उल्लू का संस्कृत उलूकम, एकम मतलब एक, उलूकम मतलब उल्लू को, दृष्ट्वा तो अक्त्वा प्रत्यय है यहां पर, देख करके, दृष्ट्वा अयम नो रोचते। अब देखो यहां शब्द नो आया है, लेकिन इसका अर्थ नहीं से नहीं है, ठीक है। अयम नो रोचते, हमें यह पसंद है, इत्यवोचन ऐसा कहा। सभी लोगों ने मतलब थोड़ा मिलजुल करके कहा, ऐसा नहीं कि किसी एक ने कह दिया, सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा कहा। क्योंकि भाई देखो क्या होता है, जब सभी लोग सुंदर एक जगह पर बैठे हों, अगर उनके बीच में कोई एक व्यक्ति ऐसा जिम्मेदार खोजा जाने लगे, तो वो क्या करते हैं, जो सबसे खराब होता है उसी को अपनी सहमति दे देते हैं कि भैया देखो ये हमारी सहमति है, ठीक है। और साथ ही आप लोगों को यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, इसको सहेज कर रख सकते हैं। और यदि आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते बेटा, तो आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है जय महादेव विद्याकुल फ्री टेस्ट और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। आपको मिलती रहती हैं सारे क्लासेस की पीडीएफ, होते रहते हैं वहां पर आपके क्विज और बहुत कुछ आपको वहां पर जानकारियां मिलती रहती हैं। सारी लाइव क्लासेस की लिंक वहां आपको मिलती हैं, जो इस चैनल पर आपके शिक्षा के लिए, आपके शिक्षार्थ क्लासेस चलती हैं। तो सभी लोग, जो लोग नए हैं, चैनल को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जो भी शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है, यहां पर कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा। कोई भी हिंदी विषय, संस्कृत विषय से संबंधित किसी भी परेशानी का एकमात्र सॉल्यूशन आपको मेरे पास मिलेगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन जिसे कहते हैं। चलिए,
तो अस्माकं पुरंतरे राजा नास्ति, हमारे बीच राजा नहीं है। राजको वासो नाम न वर्तते, बिना राजा के रहना उचित नहीं है। एको राजस्थाने स्थापयितव्यः, एक व्यक्ति को राजा बनाना जरूरी है। इति उक्तवन्तः, ऐसा कहा। अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः, उसके बाद उन्होंने अपने आप को एक दूसरे को देखा। एकम उलूकम दृष्ट्वा, एक उल्लू को देखकर, अयम नो रोचते, यह हमें पसंद है। इत्युवचन, ऐसा कहा। आगे बढ़ते हैं। अथैकः शकुनि सर्वेषां, शकुनि मतलब पक्षी गण, पक्षी लोग, शकुनि सर्वेषां मध्यादाशाय ग्रहणार्थम त्रित्वः अश्रावयत्। तत्पश्चात सबका विचार जानने के लिए एक पक्षी ने 3 बार घोषणा की। त्रिकृतव्यः, 3 बार घोषणा की। क्या घोषणा की? यही कि मतलब एक आदमी तो राजा बनाया जा रहा है भाई, तो अब राजा बनाने के लिए घोषणा करना जरूरी है। ठीक है। ततः एकः काकः उत्थाय, तब एक कौवा, काकः कौवा, उत्थाय उठकर खड़ा हो गया। तिष्ठ तावत, उन्होंने कहा रुको, तिष्ठ तावत, रुको, अभी क्या कह रहे हो? कौवा गुस्सा हो गया, भाई उल्लू को राजा बना रहे हो तुम, तो कौवा तो गुस्सा ही हो जाएगा। अब कौवा गुस्सा हो गया, क्या भैया तुम काहे बना रहे हो, रुको। अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले, अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम, इसका राज्याभिषेक हो रहा है, राजा बन रहा है ये आदमी, उल्लू राजा बन रहा है। इसका चेहरा देखो, इस समय इसका चेहरा ऐसा है। क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति, जब ये क्रोधित होगा तो इसका मुंह कैसा होगा? मतलब या एक तो उल्लू है, दूसरा इसका राज्याभिषेक हो रहा है, इसको खुश होना चाहिए, और खुश होने पे इसका ऐसा चेहरा है। तो जब ये क्रोधित होगा, क्योंकि राजाओं को क्रोधित भी तो होना पड़ता है, तो कैसा लगेगा ये आदमी? बहुत चिंतित हो गया कौवा, कहा मैं नहीं मानता कि राजा है, ये सुंदर नहीं लग रहा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिताः वयम तप्त कटाहे प्रक्षिप्तस्या इव तत्र तत्रैव धंक्ष्यामः ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इत्याह। क्या कहा कि इसके क्रोधित होकर देखने पर तो हम सब क्या होंगे? गर्म कड़ाही में, तप्त कटाहे, तप्त मतलब गर्म, कटाहे कड़ाही में डाले गए तिलों सा जहां के तहां जल जाएंगे। मतलब जब ये आदमी राजा बन रहा है तो इसके चेहरे पर इतनी खुशी है, जब ये क्रोधित होगा तब इतना इसका बेकार सा चेहरा दिख रहा है, इतना गुस्से में ये दिख रहा है जब ये राजा बन रहा है। और जब ये गुस्सा हो जाएगा और गुस्सा होकर हमें देख लेगा, क्रोधित होकर देख लेगा, तो हम लोग तेल की गर्म कड़ाही में जैसे तिल जल जाता है उसी प्रकार जल जाएंगे। ठीक है। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते, ऐसा राज, इत्याह, इस प्रकार का राजा मुझे नहीं पसंद है। इत्याह, आह शब्द कहने के अर्थ में है। इत्याह, ऐसा कहा कि भैया ये राजा हमको नहीं पसंद, उल्लू उल्लू हमें नहीं पसंद है, ये आदमी वैसे ही इतना बेकार दिख रहा है, और अगर ये कहीं गुस्से में हमें देख लेगा तो हम लोग तो कड़ाही में जैसे तिल जल जाता है वैसे जल जाएंगे। तो ये है गलत बात। और कर दिया किसने? कौवे ने विरोध। न मे रोचते भद्रम वह उलूकस्य विशेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। कहा आप सभी के द्वारा इस उल्लू को राजा बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? इस समय इसका मुख क्रोधहीन है, तब ही यह इतना विकृत, इतना बदसूरत दिखाई दे रहा है। देखो रेसिस्ट है कौवा, कौवे रेसिस्ट होते हैं, यह हमेशा ध्यान रखो, कौवा बहुत रेसिस्ट होता है। ठीक है। तो क्रोध आने पर कैसा दिखाई देगा? बहुत बेकार दिखाई देगा। ठीक है। सभी लोग सेशन को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें। ठीक है। स एवं उक्त्वा, वह एवं उक्त्वा, यह कह करके, मह्यम न रोचते, मुझे नहीं अच्छा लगता, मह्यम रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता, इति विरुवन आकाशे उद्पतत, मुझे मतलब कौवा बैठा हुआ था, फिर उसने कहा कि ये इतना बेकार आदमी, इसका चेहरा ठीक नहीं है, राजा बना दोगे, गुस्सा होगा, कैसा लगेगा। और उसके बाद उसने कहा मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता, कहते हुए उड़ गया, भाग गया। कौन? कौवा। उलूकोपि, उलूको अपि, उलूक अपि, अपि मतलब भी, उल्लू भी, तथा उत्थाय एनम, एनम मतलब उत्थाय, उठ करके, एनम धावत मतलब उसके पीछे, एनम अन्वधावत, उसके पीछे, उसका पीछा किया, उसके पीछे उड़ा, दौड़ा। तत् आरभ्य तौ अन्योन्य वैरणौ जातौ, तत् आरभ्य तब से प्रारंभ करके, तब से शुरू करके, तौ ये दोनों, अन्योन्य वैरिणो एक दूसरे के वैरी हैं। एक शब्द है अन्योन्याश्रित, आप लोग उसका कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है। वैरिणौ जातौ, तब से ये लोग शत्रु के रूप में जाने जाते हैं। आदमी राजा बनने जा रहा था यार, सभी लोग बैठे थे कि अभी उल्लू राजा बनेगा, एक आदमी ने 3 बार घोषणा भी कर दी,
और बीच में आके एक आदमी ने उसका काट लिया तो दुख तो होगा ना। कोई भी राजा बनने जा रहा हो, आजकल लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती है तो गुस्सा हो जाते हैं, उसके ऊपर हो जाते हैं जिसको मिल जाती है, ठीक है। तो ये समाज का नियम है, जब भी आपके जीवन में कोई आपका अवरोध बनेगा तो आप उसके आजीवन शत्रु रहेंगे, ठीक है। तो कौवा और उल्लू शत्रु हो गए, ठीक है। तो कहा, अब यहां पर इसकी हिंदी लिखी है, ऐसा कहकर मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद चिल्लाता हुआ आकाश में उड़ गया कौवा। उल्लू ने भी उसका पीछा किया, तभी से वे दोनों परस्पर शत्रु बन गए। शकुनयः पक्षियों ने अपि भी सुवर्ण हंसम राजानम कृत्वा अगमन। पक्षियों ने क्या किया, जो स्वर्ण मतलब एक हंस था जो सोने के कलर का था, स्वर्ण हंस, उसको राजा बना दिया और चले गए। ये पहला भाग, ठीक है। ये पहला भाग, एक उल्लू और एक कौवा में दुश्मनी कैसे हुई आज आपने जान लिया। सबको बताना और सबके साथ सेशन को शेयर करना, सब जातक कथा पढ़ें, सब समझें, संस्कृत के प्रति सभी अनुरागी बने और हम संकल्प लें कि जो हमारी सबसे प्राचीन भाषा है, प्राचीनतमा भाषा है, हमारा काम है सर्वेषां भारतीयाणाम दायित्वम, ये सभी भारतीयों का दायित्व है कि वे इस भाषा के लिए, के संवर्धन के लिए, इसके उत्कर्ष के लिए कार्य करें, ठीक है। तो आपको इसमें बस इतना योगदान देना है कि इस क्लास को उन सभी संस्कृत प्रेमियों तक, और संस्कृत प्रेमी कौन है, संपूर्ण भारत है, जिसके पास विश्व की इतनी प्राचीन धरोहर हो, जिसके पास विश्व की इतनी प्राचीन वैज्ञानिक भाषा हो। जब संस्कृत लिखी गई पहली बार तब भी वो उतनी ही वैज्ञानिक थी। न तो वेदों में संस्कृत गलत है, न आज संस्कृत गलत है। अन्य भाषाओं को आपने देखा होगा सीखते हुए, आगे बढ़ते हुए लैटिन से इंग्लिश बनी, या संस्कृत की बहुत सी शाखाएं बनी जिसमें हिंदी भी आती है, बाद में संस्कृत के अपभ्रंशों से होती हुई संस्कृत हिंदी तक पहुंचती है, बहुत से शब्द हिंदी के आते हैं। अन्य भाषाओं में भी संस्कृत का योगदान है। तो एक ऐसी भाषा है जिस पर आपको वास्तव में गर्व करना चाहिए। आप सोचिए कि आपके पिताजी बहुत अमीर होते हैं या आपके दादाजी बहुत अमीर होते हैं, राजा होते हैं, तो आप सबसे उसका गुणगान करते हैं कि भाई मैं बहुत पुराना आदमी हूं, मेरे पास बहुत पुरानी विरासत है, बहुत संपत्ति है। उसी प्रकार संस्कृत भी आपकी विरासत है, विश्व की सबसे प्राचीन, सबसे वैज्ञानिक भाषा आपकी विरासत है। तो इसको भी आपको साझा करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है, सेशन को लाइक करना है, ठीक है। ये नृत्य जातक हो गया, ठीक है, उलूक जातक हो गया। अब हम आ जाते हैं नृत्य जातक पर। कहानी जुड़ी हुई है, कहानी उसी हंस से शुरू होगी यहां पर जिस हंस की बात हमने पिछले में की, मतलब एक सोने का हंस राजा बना, किसका, पक्षियों का। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ, ठीक है। अतीते प्रथम कल्पे, कहानी वहीं से कि अतीते प्रथम कल्पे, प्राचीन काल में, प्रथम कल्प में, प्रारंभिक काल में, चतुष्पादः, चार पैरों वालों ने, सिंह राजा मकुर्वन, सिंह को राजा बनाया, मत्स्याः आनंद मत्स्यम, और मछलियों ने भी राजा बनाया। किसको, आनंद मत्स्य को। आनंद मत्स्य नाम की एक मछली कोई होती होगी, मैंने कभी देखा नहीं, यही शब्द सुना जाता कथा में, आनंद मत्स्य। तो आनंद मछली को उन्होंने राजा बना दिया। शकुनयः, पक्षियों ने, सुवर्ण हंसम, सोने के हंस को राजा बना दिया, ठीक है, पक्षियों ने सुवर्ण हंस को राजा बना दिया। उसके बाद क्या हुआ, तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसस्य दुहिता, दुहिता मतलब पुत्री। हमारे यहां ऋग्वैदिक काल में गायों के आधार पर कृषि कार्य, गायों के आधार पर जीवन चलता था। जीवन का मुख्य आधार गायें थी, गायों का दूध, गायों को दूहना, दूध को बेचना, और जिसके पास ज्यादा गायें थी वो संपन्न समझा जाता था। और यहीं से शब्द आया है दुहिता। गाय को दुहा जाता है ना, तो गाय को कौन दूहता है, तो बेटियां दूहती हैं, तो दुहिता। बेटियों के बच्चों को दौहित्र और दौहित्री कहा जाता है। बेटी, जैसे मान लीजिए आपकी कोई बेटी है, आपकी नहीं होगी, फिर भी जो आपके पिताजी हैं वो आपकी बहन, उनकी दौहित्री दुहिता है, और जो आपकी बहन के बच्चे हैं वो दौहित्र और दौहित्री के रूप में जाने जाएंगे, ठीक है। पुनः सुवर्ण राजहंसस्य दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत् तस्य पुनः, उसके बाद क्या हुआ, फिर सुवर्ण राजहंस जो था, स्वर्ण हंस जो था, उसकी जो दुहिता थी, पुत्री थी, जिसका नाम हंस पोतिका था, अतीव रूपवती, बहुत रूपवती, आसीत थी। अस्ति अस्ति स्तः संत जो रूप चलता है उसी में भूतकाल के लिए आशीत शब्द है, थी, ठीक है। सह तस्यै वरम दात, सह तस्यै, वह कौन, हंस ने, सुवर्ण हंस ने, तस्यै अपनी पुत्री हंस पोतिका को वरम दात, वरदान दिया। क्या, यत सा आत्मनिश्चित रुचितम स्वामिनम वृणुयात इति,
वह अपने आत्मरुचि से, अपने स्वयं की रुचि से विवाह कर सकती है, पति का चयन कर सकती है। स्वयंवर होते थे ना पहले, सीता ने स्वयंवर को में राम को चुना, द्रौपदी ने स्वयंवर में अर्जुन को चुना। इसी प्रकार हंस जो था, सुवर्ण हंस, उसने अपनी बेटी को यह आशीर्वाद दिया, यह वरदान दिया कि तुम भी अपने मन से क्या कर सकती हो, वर चुन सकती हो। और क्या हुआ उसके बाद, अर्थ लिखा हुआ है, प्राचीन काल के प्रथम युग में पशुओं ने शेर को राजा बनाया, मछलियों ने आनंद मछली को, तथा पक्षियों ने सुवर्ण हंस को। इस सुवर्ण हंस की पुत्री हंस पोतिका अति रूपवती थी। हंस ने अपनी पत्नी, अपनी पुत्री को वरदान दिया कि वह अपने मन के अनुरूप पति का वर्ण करे। वर्ण करना मतलब चुनना, विवाह करना। ठीक है, कोई भी शब्द ना समझ में आए, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, सारे प्रश्नों के जवाब आपको वहां मिल जाएंगे। साथ ही सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे। ठीक है, हंस राजा तस्यै वरम दत्वा, हंसराज ने उसको वर दे करके हिमवती शकुनि संघे सन्निपतत, एक शकुनि संघ, पक्षियों का एक संघ आयोजित किया। कहां पर? हिमवती, हिमालय पर हंसराज एक पक्षियों के समूह में उतरा, मतलब एक पक्षियों का समूह उसने बुलाया था। किस लिए? कि उसकी बेटी वहां जाकर अपने लिए पति खोज सके। नाना प्रकारा हंस मयूरादया, नाना प्रकार के हंस और मयूर उस समूह में आए थे। शकुनिगणा, पक्षीगण समागत्य, वहां आकर एकस्मिन महति पाषाण तले सन्निपतत, एकस्मिन महति पाषाण तले, एकस्मिन महद, एक बहुत विशाल चट्टान के तल पर एकत्र हो गए। हंस राजा आत्मनः चित्त रुचितम स्वामिकम आगत्य वृणुयात इति दुहितरम आदिदेश। हंसराज ने आत्मना चित्त रुचितम, अपने मन से, स्वामिकम आगत्य, सब लोगों के आ जाने पर उसने अपनी बेटी से क्या कहा कि मनपसंद पति का वर्ण कर लो। दुहितरम आदिदेश, अपनी दुहिता को, अपनी बेटी को आदेश दिया कि चुनो। क्या चुनो? वृणुयात, अपने लिए वर्ण करो उस सुंदर व्यक्ति का जिसे तुम पसंद करती हो। कितने मॉडर्न लोग हैं, ये तो आज भी नहीं होता। हमारे देश की विडंबना है कि हमारे यहां लड़कियों को विवाह के लिए अपने पिता के, समाज के, कई बार माता पिता हमेशा अपनी पत्नी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता खोजते हैं, ये ठीक है, लेकिन उनका रुचि उनकी पूछी जानी चाहिए। आज भी गांवों में, क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता। उनको एक घर के बड़े लोग एक लड़का देखते हैं, उससे विवाह हो जाता है। कई बार तो लड़कियां उस लड़के से बात भी नहीं कर पाती विवाह के पहले। ये गलत है। आपके मन से विवाह हो, मतलब पिता या जिम्मेदार व्यक्ति के मन से विवाह हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक लड़की को यह अधिकार होना चाहिए कि वो विवाह से पहले अपने पति से या होने वाले पति से इन विचारों का आदान प्रदान कर ले कि क्या वे एक साथ जीवन के एक मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं, क्या उनकी रुचियां मिलती हैं। यदि नहीं तो फिर क्यों साथ आना? एक दिन का जीवन थोड़ी ना है, 40 साल 45 साल, यदि मैं जीवन प्रत्याशा की बात करूं भारत के तो 65 साल है। यदि कोई व्यक्ति 20 साल पर विवाह करता है तो 45 साल जीना माना जाता है कि जिएगा। तो कम से कम इतनी लंबी उम्र के लिए कोई विवाह कर रहा हो तो इतना उसे अधिकार दिया जाए, ऐसे वरदान दिए जाएं कि वह पिता की देखरेख में, अपने समाज के बड़े लोगों की देखरेख में अपने लिए एक उपयुक्त पति का वर्ण कर सके। और यही अधिकार तो देना आवश्यक है इस आधुनिक युग में, जबकि हंस ने तो बहुत पहले दे दिया था, अतीते प्रथम कल्पे, बहुत पहले प्रारंभिक काल में। ठीक है, हंस राजा आत्मनम चिरुचितम स्वामिकम आगत्य वृणुयात इति दुहितरम आदेश, अपने बेटी को आदेश दिया कि भैया अपने लिए बढ़िया पति खोज लो। हंस आए हैं, मोर आए हैं, तमाम पक्षी आए हैं। देखो यहां पर एक बात और, आजकल ये चर्चाएं होती हैं कि अपनी जाति में विवाह हो, अपने धर्म में विवाह हो। ये सही है कि गलत, ये आपको जिम्मेदार लोग बताएंगे, बड़े लोग बताएंगे, समाज के झंडा बरदार बताएंगे। लेकिन यदि मैं हंस को देखता हूं तो हंस आज के युग से कहीं आगे का विचार लिए दिखाई देता है मुझे। केवल हंसों को नहीं बुलाया है उसने विवाह के लिए चुनने को, बल्कि उसने मयूरों को भी बुलाया है, अन्य पक्षियों को भी बुलाया है। आगे आप और आधुनिकता देखेंगे कि सा शकुनि संगे अवलोकयंती मणिवर्ण ग्रीवम, मणिवर्ण, मणि के कलर की ग्रीवा, गला, चित्र प्रेक्षणम मयूरम दृष्टवा, एक बहुत सुंदर मणि के रंग सदृश गर्दन तथा रंग बिरंगे चित्र प्रेक्षणम, बहुत सुंदर रंगों वाले
रंग बिरंगे पंखों वाले मोर को देखकर कहा, अयम में स्वामी को भवतु, ये मेरे स्वामी होंगे। अब देखिए यहां पर उस हंस पोतिका को यह अधिकार है कि वो न केवल हंस बल्कि मयूर को भी अपना पति चुन सकती है। आप बताइए क्या आपके समाज में अधिकार है? यदि नहीं तो समाज को बदलना आवश्यक है और ये आप ही बदलेंगे। इसलिए कुछ लोग बताते हैं ना कि जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं, जो लोग प्राचीन संस्कृतियां पढ़ते हैं, वो लोग ऑर्थोडॉक्स होते हैं, पिछड़े होते हैं। हमारे संस्कृत में अतीत काले प्रथम कल्पे की बात चल रही है। तुम्हारे नए साहित्य में ये लाइनें उतर भी नहीं पाई हैं। हम कितने मॉडर्न थे, कितने मॉडर्न हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने संस्कृतियों को पढ़ें, अपने संस्कार को समझें, अपने उस ज्ञान को जीवंत करें जहां पर हमें ऐसे अधिकार सरलता पूर्वक मिल जाते थे। कोई संघर्ष नहीं हुआ, हंस पोतिका और हंस के बीच में कोई डिस्कशन नहीं हुआ, डिबेट नहीं हुई। उसने अपनी बेटी को वरदान दिया। ये कितना सुंदर है। सभी लोग सेशन को सब्सक्राइब करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे। चलिए, तो इत्य भाषते, ऐसा कहा, मयूरः अद्यपि तावन में बलम न पश्यसि इति अति गर्वेण लज्जांच त्यक्त्या तावन महत शकुनि संघस्य मध्य पक्षौ प्रासार्य नर्ति तुमारब्ध्वान नृत्यान चा प्रतिक्षन्नो बभूत। क्या हुआ कि मोर भाई को जब एक सुंदर हंसिनी ने चुन लिया तो मोर भाई आ गए भौकाल में। उन्होंने कहा कि तुमने चुन तो लिया, लेकिन अभी तुमने मेरी असली शक्ति नहीं देखी है। ठीक है, क्या कहा? अद्यापि तावन में बलम न पश्यसि, अब तक तुम्हें मेरे पराक्रम का आभास नहीं है, अभी तुम नहीं जानती मैं कितना शक्तिशाली हूं। इति अति गर्वेण लज्जांच त्यक्त्वा, ऐसा गर्व के साथ कहकर, लज्जा को छोड़कर उस पूरे पक्षी के समूह में पंख फैलाकर नाचने लगा। कौन? मोर। आदत है भाई, वही है ना कि एक बार एक जंगल में एक गीदड़ शेर की खाल पहनकर राजा बन गया कि भैया शेर की खाल पहन, शेर जैसा लगने लगा तो राजा बन गया। फिर एक दिन कुछ सियार चिल्ला रहे थे, वो जो हुआ हुआ करते हैं सियार, तो अब भाई गीदड़ है, कितना खुद को रोक लेगा, वो भी चिल्लाने लगा, सबको पता चल गया। तो अब मोर है, क्या करेगा? शक्ति प्रदर्शन में नाचेगा, नाचने लगा और नाचते नाचते नंगा हो गया। जब मोर पंख उठा लेता है तो पीछे से नंगा हो जाता है। तो यह कहकर मोर ने अति गर्व सहित लज्जा को त्याग कर पक्षियों के उस विशाल समूह के मध्य नृत्य करना आरंभ कर दिया और नृत्य करते करते नंगा हो गया नंगा। सुवर्ण राजहंसा लज्जितः, अब भाई सुवर्ण राजहंस लज्जित हो गया, स्वर्ण हंस लज्जित हो गया। अपनी बेटी को, राजा था और अपनी बेटी का ब्याह करने जा रहा था, तुम साला नंगा नाच रहे हो, क्या बदतमीजी है ये। गुस्सा हो गया वो आदमी। अस्य नयो हरे अस्ति न बर्हाणाम समुत्थाने लज्जा नास्मय गत्र पाए स्वदुहितरम दस्यामि इति अकथयत। यह देखकर स्वर्णहंस लज्जित होकर कहा, इसे न तो संकोच है, न तो शर्म आती है इसको, न तो संकोच है और न पंखों को ऊपर करने में लज्जा है। मतलब तुम्हारी शक्ति इसमें कहां है कि तुम नाचने लगो? नाचने में कौन सी शक्ति है? शक्ति प्रदर्शन तो युद्ध में होता है। इस निर्लज्ज को मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा, जिसको मतलब ये नहीं पता कि लज्जा क्या होती है, संकोच नहीं है, जिसको इतने पक्षियों के बीच में नाचने लगा। कल को शादी हो जाएगी, वो हमारी राज्यसभा में नाचने लगेगा। ठीक है। हंस राजा तदैव परिषद मध्य, उस परिषद के मध्य में, उसके बाद हंसराज ने उसके बाद उस परिषद के मध्य में आत्मनः भगिनेयाय, अपने भांजे को, हंस पोतिका को दुहितरम दददात, अपनी बेटी को दे दिया, अपनी बेटी से विवाह कर दिया अपने भांजे का। ठीक है। मयूरो हंस पोतिकाम अप्राप्य लज्जितः तस्मात् स्थानात् पलायितः, और मयूर भाई साहब जो उल्लू के साथ हुआ था, हंस कौवा ने कहा कि भाई तुम राजा नहीं हो, किसी लायक नहीं, भागो यहां से। तो कौवे को दौड़ा लिया उल्लू ने, और यहां क्या हुआ, मयूर भाई थपरियाए गए, दौड़ा मारे गए कि साला नाचने लगता है। तो वो भी उड़ गए, वो भी भागे कि भैया हमारी बेइज्जती हो गई, लड़की नहीं मिली। एक तो ये बेइज्जती, दूसरा पक्षियों के समूह में। एक तो ये होता है ना कि आप नाच रहे हो, कोई कुछ कहे ना, लेकिन अगर कोई कुछ कह दे कि हाँ भैया तुम्हें थोड़ा भी संकोच नहीं है, कितने निर्लज्ज आदमी हो, तो और बुरा लग जाता है। वो आदमी भागा तुरंत। ठीक है। हंस राजोपि हृष्ट मानसः स्वगृहम अगच्छत, और फिर क्या हुआ, हंस पुत्री को न पाकर के मोर भाई भाग गए। उसके बाद क्या हुआ, हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर को चला गया। हंसराज ने अपने भांजे से अपनी बेटी की शादी कर दी, खुशी खुशी घर चला गया भौकाल से।
यह इसकी व्याख्या है। आपके सिलेबस में केवल आपके पाठ के श्लोक और आपके पाठ के गद्यांशों की व्याख्या आती है, संदर्भ सहित व्याख्या आती है। तो मैंने आपको व्याख्या बता दी, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे। बहुत सामान्य सा संदर्भ है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य संस्कृत के या संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा नामक पाठ से उद्धृत है, बस लेखक वेखक होता नहीं इसमें। तो इतना लिख करके आप इसकी व्याख्या लिख दोगे, जो कि मैंने बहुत छोटे छोटे कॉलम में करके आपको बताई है, इसलिए कि वो उतना छोटा आ जाएगा तो आप उसकी व्याख्या कर लोगे। साथ ही आप सबको जुड़ना है टेलीग्राम पर, जय महादेव विद्याकुल फ्री टेस्ट पर, और वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही जो इस पर आधारित क्विज है वो भी आपको मिल जाएगा। तो आप बहुत अच्छे से अपने इस पाठ की तैयारी कर पाओगे, कोई प्रश्न नहीं छूटेगा, अच्छे अंक मिलेंगे, पूरे अंक मिलेंगे। तो सभी लोग इस सेशन को शेयर करेंगे अपने सभी सहपाठियों, सभी यारों रिश्तेदारों के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछेंगे, किसी शब्द का अर्थ ना समझ में आए तो आप पूछेंगे, और हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।